पर फिर खाकी को दागदार करने जैसा सनसनीखेज मामला मध्य प्रदेश के कटनी से सामने आया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कटनी सीएसपी नेहा 25 पर आरोप है कि मैडम ने एक हत्या के मामले की जांच में अज्ञात लाभ की अंधी दौड़ में लापरवाही करते हुए उक्त मामले में लीपापोती करने सहित करोड़ों की जमीन को लाखों में बेचने के लिए पीड़ित पक्ष पर अनैतिक दबाव बनाया। जमीन की सौदेबाजी के खेल में सीएसपी मैडम ने पीड़ितों के साथ जो अन्याय किया, उससे भी ज्यादा शर्म की बात तो यह है कि पीड़ित ने जब अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाते हुए संवैधानिक पदों पर बैठे जिम्मेदारों से न्याय की गुहार लगाई तो वहां भी उसे न्याय नहीं मिला। तब पीड़ित ने अदालत का दरवाजा खटखटाया तो कटनी सीएसपी पर कार्रवाई का हंटर चला। अपराध के बाद जमीन सौदेबाजी में अपराध कांड ने एक बार फिर पुलिस के दामन को दागदार कर दिया। इस घटना ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को झकझोर कर दिया है। उक्त घटना के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उक्त घटना की निंदा करते हुए ऐसी लापरवाही बरतने वालों को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि इस प्रकार का अन्याय स्वीकार योग्य नहीं है। उधर सीएम के कड़े रुख के बाद पुलिस विभाग ने कटनी सीएसपी नेहा को सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री के सख्त रवैये के बाद मध्य प्रदेश में समाज सेवा के नकाब में गरीबों की जमीनें हड़पने वालों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उधर सीएम के कड़े फैसले के बाद माफियाओं से सालों से त्रस्त मध्य प्रदेश की जनता में उम्मीद की किरण जागती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि पिछले कुछ महीनों से मध्य प्रदेश के मंदसौर में संगठित भूमाफियाओं से परेशान किसान लगातार सामने आ रहे हैं। कटनी की घटना ने मध्य प्रदेश शासन की आंखें खोल दी है। आखिर किस तरह सरकारी महकमा सौदेबाजी का स्रोत बनता चला गया है। मध्य प्रदेश का सरकारी ढांचा भ्रष्टाचार की दीमक से खोखला हो रहा है। बेलगाम सत्ता से जुड़कर माफिया साम्राज्य खड़ा करने वालों पर भी मोहन सरकार की कड़ी नजर है। कटनी मामले में मध्य प्रदेश सरकार की आंखें खोल दी है। अब देखना होगा कि मंदसौर में माफिया और भ्रष्टाचारियों के गठजोड़ का अगला कदम क्या होगा। वैसे तो आम जन में चर्चा है कि मंदसौर में यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो कोई भी आवाज उठाता है उसे षड्यंत्र पूर्वक गलत बताकर माफियाओं को समाज सेवी बना दिया जाता है। मंदसौर के माफियाओं ने भी तगड़ी तैयारी कर रखी है। सरकारी घोड़े निरंकुश होकर जनता का दमन कर रहे हैं। संवैधानिक पदों के दुरुपयोग का यह पहला मामला नहीं है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भी कई मामलों में नाराजगी जता चुकी है। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में सालों से परेशान लोगों को समय पर न्याय देने की मंशा से मध्य प्रदेश में जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की है। जन विश्वास यात्रा के प्रथम चरण में मंदसौर जिले में भूमाफियाओं के तांडव से सालों से दुखी, न्याय से वंचित गरीब लगातार सामने आ रहे हैं। देखने वाली बात होगी आखिरकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सख्त निर्देश के बाद किसानों की निजी भूमियों सहित प्राकृतिक धरोहर और सरकारी सब्सिडी डकारने वाले समाज सेवा के नकाब में घूम रहे मंदसौर जिले के भूमाफियाओं पर मंदसौर जिला प्रशासन किस प्रकार की कार्रवाई करता है, या फिर यहाँ भी सरकारी चारागाह जमीन के साथ साथ गरीब किसानों की जमीनें हड़पने वाले भूमाफिया को बचाने के लिए मोहन यादव के मंशा पर पानी फेर दिया जाएगा, या आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। मंदसौर से अटल सत्य के लिए शैलेंद्र सोनी की रिपोर्ट। क्या नाम दादा आपका? क्या नाम? काय का आवेदन लेके आए? जमीन। अच्छा, कहाँ की जमीन है? अच्छा, किसका कब्जा है जमीन पे? और अच्छा, इनका कब्जा है क्या इस पे? अच्छा, तो आप क्या चाहते हो? जमीन का कलेक्टर द्वारा हम कब्जा लेना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है जी। मेरा नाम बापूलाल राम प्रताप जी, धाकड़ नगरी से आया हूँ मैं। मेरा निवेदन ये है कि भू माफिया अनिल गुप्ता और आशीष गुप्ता ने मेरे पिताजी की 6 बीघा जमीन कब्जा कर रखा। उस पे 3.5 बीघे की रजिस्ट्री करवा ली फर्जी और 2.5 बीघे अवैध कब्जा कर रखा है। और 3.5 बीघा जमीन की रजिस्ट्री धनमेंडी पे बैठा था। उसके बाद ये हुआ कि वहाँ से दलोदा तहसील से फोन आ रहे हैं कि आप सीएम हेल्पलाइन भोपाल की वापस लो। और पहले भी 7 कंप्लेंट नगर पालिका में नायब तहसीलदार और तहसीलदार साहब आए, पूरी नगर परिषद बैठी थी, सीओमओ दोनों अध्यक्ष बैठे थे। 50 जनों के सामने दबाव डाला एफआईआर का कि तुम्हारे नाम से अभी एफआईआर डालू, अभी कभी 7 कंप्लेंट वापस लो। तो तहसीलदार साहब
कि अभी कभी सीएम हेल्पलाइन की ये वापस लियो, नहीं तो तुम्हें एफआईआर करके 15 दिन के लिए अंदर डाल दूं। तो मजबूरी में मेरा लड़का और हमने 7 कंप्लेंट वापस ली और आज फिर बोल रहे हैं कि 4 कंप्लेंट और वापस लियो। अब मैं यहाँ सीएम हेल्पलाइन की वापस लियो, तुम्हारा समाधान हो गया ऐसा लिख के दे दिया उन्होंने 7 कंप्लेंट पे, जबकि कुछ नहीं हुआ मेरा। तो आज मैं कलेक्टर साहब के यहाँ आया हूँ आवेदन देने के लिए। एक साहब श्रीमान, मेरा निवेदन है कि मुझे मेरे पूरे परिवार को धमकी दे रहे हैं कि एफआईआर दर्ज करके तुम्हें अंदर डाल दूंगा, तो आप ऐसा करो यहाँ आओ और यहाँ पे हेल्पलाइन वापस दो। मैं इसीलिए आया, मेरे पिताजी के बयान के लिए बोल रहे हैं वो कि आप हेल्पलाइन वापस लो, तो मैं कलेक्टर साहब के यहाँ आया हूँ। किसके खिलाफ लेकर आवा? मैं अपने अनिल गुप्ता और आशीष गुप्ता भू माफिया के दबाव में वो बोल रहे हैं सीएम हेल्पलाइन वापस लेने का। तो मेरा कलेक्टर साहब से निवेदन है हाथ जोड़ के ये 6 बीघे जमीन की जांच करें, फर्जी रजिस्ट्री की जांच करें। मेरे 2.5 बीघे पिताजी के नाम से आज भी वर्तमान में है। तो कलेक्टर साहब से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के इसकी व्यवस्थित उच्च स्तरीय जांच करे। और मेरा ये निवेदन है कि मैं दलोदा तहसीलदार के वहाँ क्यों जाऊं हेल्पलाइन वापस लेने के लिए? अरे दबाव डाल दें एफआईआर का। अब एफआईआर किस नाम में? हेल्पलाइन पे फोन करूंगा तो एफआईआर वापस लूंगा, इसलिए मैंने कंप्लेंट की। मेरा नाम बापूलाल रामप्रताप जी पटेल, धाकड़ उगमनी पट्टी नगरी। धरने पे बैठे हो, क्या मांगे और क्या करें? मैं अनिल गुप्ता जी से यही कहूंगी कि मेरा जो बनता है हक, मेरा हक दिया जाए। मुझे इस तरह नहीं रुलाया जाए जिस तरह ये मेरे साथ कर रहे हैं। मैं एक पीड़िता हूँ, मैं एक विधवा हूँ, मेरा हक बनता है। मुझे इस ससुराल से लाया गया इसी कहने पे कि हम तुम्हारी सारी जिम्मेदारी उठाएंगे, पर आज तक उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं करा है। कुछ भी मुझे यहाँ पे लाने के लिए मजबूर कर दिया, मुझे यहाँ बिठा दिया इन्होंने। कई शिकायतें आपने करी है एसपी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय पर, क्या कुछ भी सुनवाई नहीं हुई है वहाँ पर। इन सब नेता जनों के जरिए मेरी आवाज़ को बंद किया गया। मैं आज मुख्यमंत्री से यही प्रार्थना करूंगी कि एक लाडली बहन के लिए आप आवाज़, आज एक लाडली बहन आपसे एक विनती कर रही है कि मेरी आवाज़ को ऊपर उठाया जाए, मेरे को मेरे हक की लड़ाई दी जाए, मुझे मेरा न्याय मिले। एक लाडली बहन आपसे एक अनुरोध कर रही है। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि बहनों का किया जाएगा पूरी तरह से, मंचों के अंदर इस तरह से देखने को बताया जी, अब मेरे को मेरा हक मिलेगा जब भी मैं बताऊंगी कि हाँ मेरे लिए कुछ सुनवाई हुई है। अभी तो मैं बिल्कुल बैठी हूँ। मेरा नाम आरती है, मेरे पिताजी का नाम अनिल जी गुप्ता है। धरने पर बैठे हो, क्या मांगे और क्या करें? संयुक्त बेरोजगार नियोक्ता समिति के कार्यालय पर कुछ दिन पहले कई आवेदन अनिल गुप्ता के खिलाफ आए हैं। उसकी जांच पड़ताल समिति के माध्यम से और समिति कमेटी के माध्यम से की गई, जिसमें साबित हो गए अनिल गुप्ता मंदसौर की भू माफिया है और मंदसौर की शासकीय भूमि और मंदसौर के ग्रामीण क्षेत्र के गांव के किसान लोगों की भूमि कम से कम कई बड़े बड़े आवेदन में बता नहीं सकता हूं। जिसका पहला मामला तो मैं अवगत कराना चाहता हूं, अनिल गुप्ता के खिलाफ एक हेमंतल की जमीन थी, सरकारी जमीन थी, प्रतापगढ़ उनका कार्यालय है। वहां से उन्होंने केस लगा रखा था कोर्ट में और उस न्यायालय के द्वारा उस भूमि को सील कर दिया गया है और ना अनिल गुप्ता रखेगा भूमि, ना हेमंतल वाले रखेंगे। ये ऐसी कैसी खाली पड़ रहेगी। उसमें उस भूमि रजिस्ट्री करवा कर, उसके जो पोते हैं उनको पर रजिस्ट्री करवा कर उसमें कोल्ड स्टोर बना दिया गया है और कोल्ड स्टोर बनाकर उसमें 5 करोड़ का लोन ले लिया है और 3 करोड़ की सब्सिडी भी ले ली है। और ऐसे कई बड़े बड़े जो मामले हैं जिसका हम जल्द उजागर कर रहे हैं और जो मामले हैं मैं मीडिया के सामने में बताना चाहता हूँ। और भी 24-25 की जो भूमि है मंदसौर की, उसको शासकीय भूमि, आज भी शासकीय भूमि है, उसकी रजिस्ट्री करवा कर बेच डाली उस भूमि को। और उसके अलावा ये जो बस स्टैंड पर होटल है बसेर, उनका भी 925, 930 और लकमा पर उस कॉम्प्लेक्स को भी बेच डाला है इन्होंने। ऐसे कई बड़े बड़े मामले हैं, मैं बता नहीं पाऊंगा। इसमें मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ जो भी लिखित में आवेदन है इसका। कब तक धरने पर बैठे रहोगे? ये धरना जब तक वरिष्ठ अधिकारी, तहसीलदार के ऊपर जो वरिष्ठ अधिकारी आएगा और हमारा ज्ञापन स्वीकार करेगा, उसके बाद ही हम उसमें हमें आश्वासन नहीं चाहिए। हमें अनिल गुप्ता के ऊपर और उन आशीष गुप्ता के ऊपर और उनके पोते के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उसके बाद ही हम धरना समाप्त करेंगे। ये मुख्य और क्या करें? आज हम अनिल गुप्ता और आशीष गुप्ता ने जो जमीन हमारी है सर्वे नंबर 859, कब्रिस्तान की भूमि है हमारी 886 और 859, तो पूरा कब्रिस्तान का नंबर है। अनिल गुप्ता द्वारा 624, 625 सर्वे नंबर को रजिस्ट्री करवाकर अवैध तरीके से नगर पालिका से परमिशन लेके और उसे बेच दी गई है।
गोरे समाज को और नेम कुमार जैन को और कमलेश कुमावत को, उदयलाल कुमावत को अवैध तरीके से इन लोगों ने रजिस्ट्री करवाई है। मैं चाहता हूँ कि हमारे संस्था के माध्यम से इन लोगों के ऊपर जो इन्होंने गलत किया है 420 लगना चाहिए और कानूनन कार्रवाई अच्छी होनी चाहिए। कुछ दिन पहले कब्रिस्तान की जमीन का भी मामला सामने आया था। कब्रिस्तान का मामला सामने आया था तो हमने एजीएम साहब में, तहसीलदार साहब में शिकायत करी थी। तो एजीएम साहब ने सिटी कोतवाली में टीआई साहब को अवगत कराकर और वहाँ पे पटवारी द्वारा काम रुकवाया था। तो काम रुकवाने के बाद में इन्होंने फिर सेटिंग करी नेम कुमार जैन और इन लोगों ने, और वापस काम चलाया। वहाँ शोरूम बन रहा है काफ़ी टाइम से, और वो नंबर 625 सरकारी नंबर है जो नैयाबादी में आ रहा है। ऐसे इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और इन्होंने नगर पालिका के द्वारा परमिशन वगैरह सारी चीज़ ली है, ये गलत है। आपका नाम? नईम शाह, पार्षद हूँ भारतीय जनता पार्टी का। पार्टी अपनी जगह है, हमें हमारे पेट की लड़ाई लड़ना है। आज से सन 1979 में मैंने एक दुकान पेंटिंग व्यवसाय के लिए नयापुरा रोड स्थित, वहाँ पर भावसार एडवर्टाइजर्स के नाम से मैं अपना जीवन यापन करता हूँ। अपने परिवार का उसी से मेरा सब चल रहा है। पर यहाँ इन्हें 15 में फर्जी तरीके से पावर ऑफ अटर्नी, हमारी मकान मालिक 15 में मर गई। 15 में मरने के बाद इन्हें उनसे पावर ऑफ अटर्नी कराई उनके बहुओं से, और उस पावर ऑफ अटर्नी को 2 महीने बाद सुमन गुप्ता, आशीष गुप्ता के नाम इनने किया। फिर उसके बाद जब ये मकान मालिक मानने से हमने इनकार कर दिया, हमने तो आज भी कोर्ट में ही कहा ये हमारे मकान मालिक है ही नहीं, और ये पावर ऑफ अटर्नी कैसे हुई इसकी जानकारी चाहिए। तो फिर उनने जानकारी प्रस्तुत करी। फिर कोर्ट ने फिर भी, चूंकि हम ट्रेजरी में पैसा जमा कर रहे थे, लॉकडाउन और कोविड जैसे कार्यकाल में भी हमने पैसा किराया समय समय पर दिया, उसके बावजूद उस कोर्ट ने हमें कुछ राहत मिली थी निचली कोर्ट में। फिर इनने सेशन में हमारे खिलाफ याचिका दायर करी और याचिका दायर करके अपील करी। अपील में अभी मिलजुल कर, चूंकि कोर्ट बाबू सब इन्हीं के हैं, ये 10 बजे से जाते हैं, रात को 5-6 बजे जब कोर्ट बंद होती है तब ये अपने घर लौटते हैं। तब इनका तो पूरी कोर्ट ही इनकी जेब में है। और फर्जी तरीके से जो काम किया इनने, वो बिल्कुल हम हमारे न्याय की और पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। मैंने कहा हम हाई कोर्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ेंगे आपको। न्याय के खिलाफ हम, आज हमें धरने पर मजबूर क्यों होना पड़ा, आज उनकी बेटी को धरने पर क्यों आना पड़ा, आज ये बंजारा जी को और इनको क्यों आना पड़ा। कहीं न कहीं ये हम सब लोगों का एक ये बना है कि यार सब प्रताड़ित हैं। सब प्रताड़ित जब होता है तो इंसान रोड पे आना ही पड़ता है, क्योंकि प्रशासन इनकी ओर है। जब नया कलेक्टर साहब आए हैं तो हम नए कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं, क्योंकि इन भूमाफियाओं की विस्तृत जानकारी जांच की जाए और इनको जो सजा बने वो बिल्कुल दीजिए, और हमें न्याय जब भी मिलेगा कि इनको सजा मिलेगी। क्योंकि हमको न्याय की लड़ाई हम लड़ेंगे अंतिम समय तक, मरते दम तक। और मुझे मेरे परिवार को, इस परिवार से काफी खतरा भी है, क्योंकि ये कुछ भी करवा सकते हैं। ये रसूख वाले लोग हैं, सांसद, आपके चाहे मंत्री संतरी, ये सब कहते हैं मेरे जेब में है। पूर्व पार्षद हूँ उसी क्षेत्र से, और मेरा व्यवसाय एक पेंटिंग का व्यवसाय है, पेंटिंग का व्यवसाय कर रहा हूँ मैं। मेरी लड़ाई अब कल ही लौटा हूँ हाई कोर्ट से, और हाई कोर्ट ने मैंने मेरी वाद याचिका सब दायर की है। इनके खिलाफ तो हम लड़ेंगे, जीवन भर लड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।